गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 वीज़ा नाइस की, जो कि पॉलिटी की यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। तो पीटी 365 कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम लोग पॉलिटी की सारी टॉपिक्स देखेंगे, जो कि मई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपिक्स है उसको यहाँ पे आपका एक जगह इकट्ठा किया गया है सो डैट आप बेटर तरीके से यहाँ पे रिवीजन कर सको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इश्यूज़ जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। जस्ट लाइक कि सबसे पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जो लोकल रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो आप देखते हो कि आंध्र प्रदेश से कर्नाटक है, उसके बाद अभी हरियाणा है, जिसमें कि इस तरीके के कानून आ रहे हैं कि वो अपने लोकल लोगों को वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल रिजर्वेशन के नाम पे, और वो भी प्राइवेट सेक्टर पे। तो इसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो कि डिबेट एंड डिस्कशन होती है, तो इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। देन यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि कोई और बॉडी भी है, कौन सी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन कौन सी आर्टिकल्स है इससे रिलेटेड। देन यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड देखेंगे, जो कि आर्टिकल 44 के तहत है, और एंटी कन्वर्जन लॉ है। बहुत सारे आप देखो कि राज्य जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर आ रहे हैं, तो किस किस राज्यों में किस किस तरीके के कानून है और अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में क्यों है, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। देन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, आप जानते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन होता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि बोला जाता है कि वन नेशन वन लैंग्वेज होगी, बट इज़ इट पॉसिबल कि हमारे देश में वन नेशन वन लैंग्वेज होगी, जहाँ पे सिर्फ डाइवर्सिटी है, यूनिटी है बट डाइवर्सिटी भी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे काम करना होगा। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, इनके बारे में ओसीआई के बारे में देखने वाले, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जो कि छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं इन इतने महीनों में, उसको हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट करके कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ। इससे पहले कि अगर आप लोग यहाँ पे वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि प्रीलिम्स 2022 के लिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि है लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आप देखो कि चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। एक ऑर्डर है जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ये दी गई थी कि वो 75% कोटा यहाँ पे लगाना चाहते हैं प्राइवेट जॉब्स के लिए, और वो भी लोकल पीपल्स के लिए। चलिए ठीक है, ये तो एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 है, ये हमारा कब से कानून जो है वो फोर्स में आया है, तो 15 जनवरी 2022 से आया है। हरियाणा आप देखो ऐसा पहला राज्य नहीं है हमारे देश में जो कि इस तरीके से मूव्स लेकर आया है। इससे पहले महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, और देन मध्य प्रदेश है। तो आप देखो कि ये 4 राज्य है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स में अपने लोकल रिजर्वेशन की बात की है। तो उसी तरीके से हरियाणा भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कैसे यहाँ पे सन्स ऑफ सॉइल्स जो है इस तरीके के कानून को यहाँ पे इशू करने की बात की जाती है। तो 2020 की जो अनाउंसमेंट है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें कि सारे गवर्नमेंट जॉब्स को रिजर्व कर दिया गया है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जो राज्य के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे सारे गवर्नमेंट जॉब को जो है मध्य प्रदेश में वो रिजर्व कर दिया गया है। इससे रिलेटेड आप देखो कि एक क्वेश्चन अराइज हुई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दी गई है, और उसमें से एक है कि राइट टू इक्वालिटी, जो कि इट कम्स अंडर द आर्टिकल 14। तो राइट टू इक्वालिटी है, जिसके तहत आप लोग देखो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि अगर एक ही राज्य के बच्चे को सारी सरकारी जॉब मिल जाएगी वहाँ पे जितने भी मिल रहे हैं, तो बाकी राज्य के लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है जिस तरीके से हम लोग सन्स ऑफ द सॉइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में आप जानते हो कि यहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यहाँ पे प्रोहिबिट की जाती है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। वहीं अगर आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 2 में देखें तो ये कहा जाता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड में, जैसे कि रिलीजन है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रेस हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी उनका सेक्स हो, कोई भी डिसेंट हो, या प्लेस ऑफ बर्थ कहीं के भी जन्मे हो, कहीं पे भी वो रह रहे हो, वो इन एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, और ना ही उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर और ऑफिस अंडर द स्टेट। इट मीन्स कि यहाँ पे तो ये बातें हैं आप हमारे आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 15 में भी आप देखते हो कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड और डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस में किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसी भी सिटीजन के साथ। और वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 16 देखें जिसमें कि ये कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, फाइन, और ये सारे ग्राउंड्स है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
ये जो प्रोविज़न है ये कुछ अदर क्लॉज भी आपको हमारे संविधान में देखने को मिलेगा जो कि गारंटी करती है इक्वालिटी को, तो उसी के साथ ये कहीं ना कहीं आपका सप्लीमेंट करता है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस में ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है, और अगर किसी भी तरीके की ज़रूरत है, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी तरीके के वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अगर कोई भी तरीके का यहाँ पे जॉब की ज़रूरत हो, तो उसको देखते हुए जो है ना पार्लियामेंट कुछ प्रिस्क्राइब कर सकती है थ्रू लॉ। और ये पावर जो है पूरी तरीके से पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो ये आप एक एक्सेप्शन देख सकते हो जिसमें कि अगर किसी भी राज्य में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पे आपका जॉब को लेकर, तो वहीं पे रहने वाले लोग, जैसे कि यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा में रहने वाले लोगों को जॉब की अगर प्रॉब्लम है तो ये इस चीज़ के लिए रिलेटेड जो कानून है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, ना कि वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाएगी। तो अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब ये एक क्वेश्चन है कि वाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। तो क्यों हमारे संविधान में इस चीज़ को कहा गया है कि जो डोमिसाइल है उसके बेसिस पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको रोकना है। तो आप देखोगे इंडिया में क्या होता है ना कि कॉमन सिटीजनशिप है, आप एक ही सिटीजनशिप आप लिए हुए हो, अमेरिका के जैसा नहीं कि ये स्टेट का अलग सिटीजनशिप है और सेंटर का अलग सिटीजनशिप है। तो एक ही सिटीजनशिप है, यानी कि नागरिकता एक है, जिससे कि सिटीजन्स को ये लिबर्टी दी गई है कि आप फ्रीली पूरे कंट्री में आप रोम कर सकते हो, घूम सकते हो, और रिक्वायरमेंट है कि एक प्लेस ऑफ बर्थ हो, रेसिडेंस हो, ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्वालिफिकेशंस को लेकर। अगर आपको किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में जाकर, किसी भी राज्य में जाकर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ के जन्मे हो, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमन सिटीजनशिप की बात की गई है, तो इसलिए इस चीज़ को बैरियर किया जाता है, रोका जाता है कि डोमिसाइल बेस्ड जो रिजर्वेशन है इसको प्रमोट नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बातें हैं यहाँ पे। साथ ही अब हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल स्टैंड क्या है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि कानून बनाया जाता है सन्स ऑफ द सॉइल, इट मीन्स कि उस मिट्टी के जो बेटे हैं उसको वहीं पे जो है जॉब मिलना चाहिए। तो 1984 में ऐसा हुआ है कि डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इसमें आप देखो कि कोर्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है कुछ ओपिनियन, जिसमें कि कुछ पॉलिसीज़ है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है रूल को, और इन केस वो डिफरेंट आस्पेक्ट भी हो सकता है राइट टू इक्वालिटी को लेकर। इसी के साथ यहाँ पे क्या हुआ कि 1995 में यहाँ पे सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अफर्म किया गया कि जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे प्रदीप जैन के केस में, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को, जिसमें कि 5% एक्स्ट्रा वेटेज दी जा रही थी वैसे लोगों को जो कि तेलुगु से स्टडी कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अगर तेलुगु से आप पढ़ रहे हो, तेलुगु से अगर आपकी आंसर शीट है, कॉपी है, तो उसमें आपको 5% एक्स्ट्रा वेट मिलेगा। तो इस चीज़ को क्वैश कर दिया गया है, इट मीन्स कि स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही अगर हम लोग देखें 2002 में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट टीचर का, वो भी राजस्थान में, इसको इनवैलिडेट किया गया है, जिसमें कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे एप्लीकेंट्स को जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह या फिर रूरल एरिया से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। 2019 में ये कहा गया था कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया गया था, जिसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि वुमेन्स जो कि ओरिजिनल रेसिडेंट अगर यूपी की है तभी उनको यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे खारिज कर दिया गया। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट की भी कई सारी कानून है, कई सारी ऐसी केसेस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये वर्डिक्ट दिया गया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी राज्य का, अगर आप जिस राज्य में बर्थ आपकी जन्म हुई है उस राज्य में आपको सरकारी जॉब मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी आपको नहीं देनी चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि ये सारे केसेस है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे सारी टॉपिक्स पे बात हो गई। तो लोकल रिजर्वेशन की अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देख लिए, कौन कौन सी आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 16, 16(2), 16(3), जहाँ पे भी प्राइवेट जॉब की बातें आती है, तो इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ प्रोविजन है इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूव कर दिया गया है कि एक्सटेंशन जो जस्टिस रोहिणी कमीशन का है, तो जस्टिस रोहिणी कमीशन को यहाँ पे 6 मंथ से आपका एक्सटेंशन मिल गया है। अब देखते हैं कि ओबीसी का यहाँ पे जो रिजर्वेशन बैकवर्ड है ये है क्या। तो देखिए 1953 में पहली बार यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई गई, जो कि 1953 में था, और ये काका कलेकर के अंडर में आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई गई थी जो कि बीपी मंडल के तहत थी, वो भी 1979 में। 1992 में क्या हुआ कि यहाँ पे 27% रिजर्वेशन दे दिया गया,
और 27% जो रिजर्वेशन दी गई थी वो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है। तो अभी तक हम लोग आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 तक देखे थे, दिस इज सब क्लॉज 4 जिसके तहत आपका ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई है 27%। देन 1992 में ही क्या हुआ कि क्रीमी लेयर का डिवीजन हो गया, ये क्राइटेरिया निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, जिसे हम लोग द मोस्ट फेमस इंदिरा शाहनी जजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे इस कमीशन के बारे में समझते हैं जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो कि 4 मेंबर कमीशंस जो है वो यहाँ पे बनाई गई थी, जिसको कि यहाँ पे हेड कर रहे थे जस्टिस जी रोहिणी, वो भी 2017 में। और ये किस आर्टिकल के तहत था, तो आर्टिकल 340। इसका एम बस यही था कि यहाँ पे ओबीसी के बीच में जो बेनिफिट शेयरिंग ऑफ बेनिफिट हो रहा है वो इक्वल तरीके से होने चाहिए। जैसे ओबीसी आप देखोगे तो इसमें क्या है कि आप डिवीजन कर दिया गया है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें क्या बातें कह सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बेसिकली समझते हैं कि ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है इसका कहने का क्या मतलब होता है। देखिए ओबीसी भी एक कास्ट है जिसमें कि एक कलेक्टिव टर्म है, ओके, जिसमें आप देखो कि सरकार के द्वारा कास्ट को क्लासीफाई किया गया है जो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज है। और ओबीसी जो है ये रेफर किया गया है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 340 आर्टिकल जो यहाँ पे संविधान का मैं कही, इसमें क्या था कि कुछ कंडीशंस रखा गया है कि कुछ कमीशंस को अपॉइंट किया जाएगा कि यहाँ पे देखने के लिए कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन कैसी है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फाइन, तो जब बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे कमीशन को अपॉइंट किया जाता है तो ये अपॉइंटमेंट जो है आपका आर्टिकल 340 के तहत होता है। अब यहाँ पे इस कमीशन की मैंडेट देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इन इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसमें रिजर्वेशन की बेनिफिट मिल रही है, यानी कि आप देखो कि इक्वल तरीके से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इक्वल तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो 27% जो रिजर्वेशन यहाँ पे जॉब्स और एजुकेशन में दी गई है वो भी ओबीसी लिस्ट में, तो इसको यहाँ पे एग्जामिन करनी है। साथ ही कुछ वर्कआउट करनी है, ऐसे मैकेनिज्म या ऐसा क्राइटेरिया या ऐसा नॉर्म्स या ऐसा पैरामीटर्स लेकर आना है जिससे कि यहाँ पे ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन को हम लोग अप्रोच कर सके कि यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में जो है अगर हम लोग को फर्दर और कैटेगराइज करना है जैसे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो ये भी काम हम लोग कर सके। तो ये काम तो यहाँ पे कमीशन को दिया गया है। साथ ही कमीशन के द्वारा आप देखो कि ओबीसी को यहाँ पे 4 सब कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कहा गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ पे 27% को ये कहा गया था कि इसको 4 तरीके से डिवाइड कीजिए। फर्स्ट यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कैटेगरी होना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पे जिसको रखा गया उसके लिए 2% ऑफ रिजर्वेशन हो। सेकंड कैटेगरी में जिसको रखा गया है वो 6% ऑफ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी में जैसे रखा गया है वो 9% ऑफ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। एंड फोर्थ कैटेगरी में जैसे रखा गया है उसे 10% ऑफ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन आपका दिया गया था ये रोहिणी कमीशन के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे एक हमारी बॉडी भी है, एनसीबीसी है। ठीक है, एनसीबीसी में आप देखो कि 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ है जिसमें कि आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान एंड तमिलनाडु है, जिसमें कि ओबीसी को यहाँ पे सब कैटेगराइज किया गया है रिजर्वेशन के लिए। इट मीन्स कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इस तरीके से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो ओन इंस्टीट्यूशन है उसमें यहाँ पे सब कैटेगराइज किया गया है। अब इससे पहले आगे बढ़े, यहाँ पे आपको एनसीबीसी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए जो कि है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एक्चुअली ये आप लोग देखो कि इसको सेटअप किया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी जैसा, क्योंकि पहले 1993 में एक कानून लाया गया जिसे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट कह रहे हैं। इस एक्ट के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया और इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कह दिए। जो कानून के द्वारा जो बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट होती है उसे हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। बाद में चलकर यहाँ पे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और फिर इस बॉडी को एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया गया है तो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल में इसके बारे में डिफिनेशन होगी, तो वो आर्टिकल है 338B। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बी है जो कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। 338 ऑलरेडी कोई आर्टिकल होगी, 338A होगा, बी होगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब की फंक्शन क्या है, इट मीन्स कि ये बॉडी तो बना दी गई है लेकिन इसका क्या काम है। अब नाम से ही आप लोग समझ रहे हो कि बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए ये काम करेंगे। कोई भी तरीके की परेशानी है जो कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मान लीजिए कि इस कास्ट के लिए यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन है, कोई इकॉनमिक ग्रीवियंसेस है, वायलेंसेस वगैरह हो रहा है, अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये बॉडी आपका देखेगी। साथ ही इंक्वायरी भी करेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ओबीसी के जितने लोग हैं अगर उनकी राइट्स और सेफगार्ड को कहीं भी डिप्राइव किया जा रहा हो, उनको प्रॉपर तरीके से उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सेफगार्ड नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अगर वो कंप्लेन करते हैं तो उसमें ये इंक्वायरी करेगी ये बॉडी। ठीक है, ये आपका जो कमीशन है उनको इंक्वायरी करने का भी अधिकार है। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पे बात की जाती है। तो क्रीमी लेयर में आप लोग देखो कि 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है कि ऐसे हाउस होल्ड, ऐसा घर जिसमें कि एनुअल इनकम आपका 8 लाख या फिर इससे ज़्यादा है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे रिजर्वेशन के लिए। तो ये इस चीज़ तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि ओबीसी में आप देखो कि ऐसे भी लोग हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली सही है, उनकी पोजीशन सही है, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस तरीके का डिवीजन दिया गया है कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सबको मिले। बेसिकली रिजर्वेशन देने का मतलब ही होता है कि जो यहाँ पे नीचे तबके के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करे, और जो यहाँ पे हम लोग की सोसाइटी में आप देखते हो कि कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी अपलिफ्टेड है, उनको सारी फैसिलिटी मिल पा रही है, वो अवेल कर पा रहे हैं। तो जो लोग अवेल नहीं कर पा रहे तो उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन देके, इट मीन्स कि कुछ छूट देकर उनको भी, उनकी कंडीशन को भी अपलिफ्ट किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी में हर एक लोग की कंडीशन बुरी है, बट यहाँ पे जितने लोगों की बुरी है उनको ही बस यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, जो कि सही है जिनकी कंडीशन। इट मीन्स कि 8 लाख यहाँ पे आपका अपर लिमिट रखा गया है। अगर 8 लाख पर मंथ यहाँ पे पर एनम है या फिर इससे ज़्यादा है तो उनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए यहाँ पे क्रीमी लेयर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। एंड दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो क्रीमी लेयर का शब्द दिया गया है, वो टर्म दिया गया है, ये संथनान कमीशन के द्वारा 1971 में दी गई है। सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन रोहिणी कमीशन एंड संथनान कमीशन, क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि एनसीबीसी हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय रोहिणी कमीशन थी, तो कहीं ना कहीं ये नामांकन भी उनके द्वारा किया गया होगा, बट ऐसा नहीं है। क्रीमी लेयर जो कि आपका संथनान कमीशन है, तो ये चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे ये टर्म दिया गया है। अदर कंडीशन अगर हम लोग देख लेते हैं, जो भी रिजर्वेशन यहाँ पे इंदिरा साहनी केस के द्वारा दी गई है, तो इंदिरा साहनी केस के द्वारा ये कहा गया है कि रिजर्वेशन को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही प्रोवाइड करनी है। साथ ही यहाँ पे 50% का कैप भी लगा दिया गया है वर्टिकल जो हमारा रिजर्वेशन है। तो देखिए रिजर्वेशन भी दो तरीके की होती है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन है, एक आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन जैसे कि आप देखते हो कि एक रिजर्वेशन चलती ही आ रही है स्केड्यूल कास्ट के लिए, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए। लेकिन हॉरिजेंटल अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे आप अभी देख सकते हो कि विमेन को रिजर्वेशन देने की बात की जाती है, इवन 10% एक्स्ट्रा जो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है वो भी यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो ये सब आपका जो है हॉरिजेंटल में आ जाता है। लेकिन रिजर्वेशन जो देना है यहाँ पे 50% जो कैप लगाने की बात की गई वो वर्टिकल रिजर्वेशन के ऊपर की गई थी। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि इंदिरा साहनी केस में कहना है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे भी इन्होंने रीज़न दिया था कि हमें रिजर्वेशन क्यों देना है यहाँ पे, वर्टिकल रिजर्वेशन जैसे कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों देनी है, क्योंकि इनकी कंडीशन को अपलिफ्ट करना है। तो एक बार आप दो ना कि उनको जॉब मिलने के लिए उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, उनको पढ़ने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो। लेकिन इसके बाद क्या है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद उनको प्रमोशन चाहिए तो उनके मेरिट लिस्ट में होना चाहिए ना, उन्होंने जॉब में जैसा उनकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उनको प्रमोशन देनी चाहिए। अब हर जगह रिजर्वेशन दी जाएगी तो ऐसा कहते हैं कि हाथ में आपके जो है बैसाखी पकड़ा देना, लोग तो फिर यहाँ पे मेहनत करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। तो इस तरह में यहाँ पे इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फाइन, अब आते हैं डेवलपमेंट देखते हैं। यहाँ पे 102nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो इसके थ्रू आप देखो कि 338B यहाँ पे आर्टिकल आपका इंक्लूड किया गया। इसमें क्या था कि एनसीबीसी बॉडीज़ को रखा गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, ड्यूटीज़ क्या है और इनके पावर क्या है वो आपको इसी आर्टिकल के तहत देखने को मिलेगा। 102nd अमेंडमेंट से दो आर्टिकल निकल कर आए थे, एक तो यहाँ पे आपका 338B है एंड सेकंड वन इज़ 342A है, जिसमें कि दो क्लॉज है। एक तो है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं कि कौन लोग यहाँ पे आपका जो है SEBC के तहत आएंगे, इट मीन्स कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट। और पावर है पार्लियामेंट को कि वो यहाँ पे सेंट्रल की जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट है उसको यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं। तो 342A के तहत यहाँ पे दो काम है, एक तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है, दूसरा यहाँ पे आपको पार्लियामेंट को पावर है। प्रेसिडेंट को पावर है कि वो यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और पार्लियामेंट को पावर है कि ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड लिस्ट है सेंट्रल का उसको वो चेंज कर सकते हैं। फाइन, रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट फ्रेम किया गया जो कि आर्टिकल 342 के ए में है, और ये आपका लाया गया है 127th अमेंडमेंट के थ्रू। और यहाँ पे एक थर्ड क्लॉज ऐड किया गया है अगेन, जो कि यहाँ पे 342A में क्लॉज 3 है, जो कि यहाँ पे पावर ऑफ स्टेट को रीस्टोर करने की बात की जा रही है। बेसिकली आप देखो कि यहाँ पे राज्यों का पावर होता है कि वो अपने राज्य में जो लोग हैं उनको वो आइडेंटिफाई करे कि कितने लोग ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, अब तक क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे फ्री होते थे कि वो डिसाइड करे कि कौन सी कास्ट जो है वो यहाँ पे ओबीसी लिस्ट का पार्ट होगा अपने खुद के स्टेट में। तो एक अलग से यहाँ पे ओबीसी लिस्ट जो है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा और हर एक राज्य के द्वारा जो है वो यहाँ पे बनाया जाता था सिंस 1993। तो ये जब से कमीशन नहीं बनी थी, यानी कि एनसीबीसी जब तक नहीं बना था तब तक यहाँ पे दोनों का अधिकार था, एक सेंट्रल लिस्ट प्रिपेयर होते थे और हर राज्य की यहाँ पे स्टेट लिस्ट प्रिपेयर होती थी। फाइन, अब देखो आर्टिकल यहाँ पे 15 सब क्लॉज 4 है, 15 सब क्लॉज 5 है एंड 16 सब क्लॉज 4 है। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे 16 सब क्लॉज 4, जिसमें कि यहाँ पे
रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो यहाँ पे पावर दिया गया है स्टेट को कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 15 सब क्लॉज 4 जो है इसमें आपका रखा गया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी रूलिंग यहाँ पे मराठा रिजर्वेशन देने की जो बात की जा रही थी, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि सिर्फ प्रेसिडेंट है जो कि कम्युनिटी को एज ए ओबीसी जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये भी तभी होगा जब यहाँ पे एनसीबीसी के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे आपका दिया जाएगा। तो ये भी एक आपका मराठा रिजर्वेशन देने की जब बात की जा रही थी, तो ये भी एक तर्क है जो कि उस समय यहाँ पे दी गई थी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिमार्क किया गया है कि यहाँ पे सिंगल लिस्ट होना चाहिए ओबीसी का, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही इशू किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इट मीन्स कि लिस्ट जो है एक सिंगल ही हो, क्यों स्टेट की अलग हो, सेंटर की अलग हो, तो इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये भी बातें यहाँ पे की गई थी। फाइन। तो ये जितने भी बॉक्स में जितने भी वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी ये आर्टिकल्स है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आप ये पूछते हो कि मैडम सारी आर्टिकल्स याद करनी है जो भी पॉलिटी में, बट सारे आर्टिकल्स याद करने नहीं होते हैं। तो आपका ट्रिक यही है कि जो भी आपको आर्टिकल्स जो है देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स में, उसको आप लोग डिटेल्स में जाके पढ़ लो। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं, उनको यहाँ पे कोटा दिया गया है ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत, वो भी मेडिकल कोर्स करने के लिए। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ओबीसी का 27% ऑफ रिजर्वेशन दिया जाएगा। 27% की रिजर्वेशन फॉर ओबीसी है, और 10% का कोटा जो है वो ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो भी ऑल इंडिया कोटा में। और किसके लिए? तो यूजी में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में भी है और पोस्ट ग्रेजुएट में भी है। स्टेट रन जितने भी मेडिकल और यहाँ पे डेंटल कॉलेजेस हैं, उसमें ये अनाउंस कर दिया गया है कि हाँ इतने रिजर्वेशन होंगे। फाइन। तो ये ऑल इंडिया जो कोटा स्कीम है ना, ये एक्चुअली अभी नहीं, कि आप लोग देखो 1986 में ही आया था, और वो भी डोमिसाइल फ्री है। इट मीन्स कि आप जिस राज्य के हो उस राज्य के आप डोमिसाइल बनाते हो, जिससे ये पता चलता है कि आप वहाँ के रेसिडेंशियल आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है। तो डोमिसाइल फ्री है। मेरिट बेस्ड ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि आप लोग किसी भी राज्य से हो तो आप लोग स्टडी कर सकते हो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, वो भी दूसरे राज्यों में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस राज्य के है उसी राज्य में आपका यहाँ पे डोमिसाइल का डिमांड होता है। तो आप लोग अच्छे कॉलेज में जो है, मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ना चाहते हो जो कि आपके दूसरे स्टेट में, तो भी आप पढ़ सकते हो मेरिट बेस्ड। यहाँ पे क्या है कि 15% जो यूजी की सीट है और 50% जो है वो पीजी के लिए सीट है। इनिशियली यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं था, यानी कि 2007 तक आप देखो कोई रिजर्वेशन नहीं था, बट 2007 में रिजर्वेशन फॉर एससी लाया गया, जो कि 15% यहाँ पे सीट्स का था, और एसटी के लिए यहाँ पे 7.5% तक का था, जो कि इस स्कीम के तहत बनाया गया, और जो कि आप देखते हो कि हर एक स्कीम के तहत इतनी ही होता है कि नहीं। अब यहाँ पे आर्टिकल 15 और स्पेशल प्रोविज़न देखते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें की जाती है। जैसे कि आर्टिकल 15 में आपको पता है कि कहा गया है कि किसी भी जो भी हमारे देश में रहने वाले सिटीजन हैं, उनको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। ये सब के बेसिस पे जो है कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है 15 सब क्लॉज 5 है। अभी तक हमने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 देखा, सो दिस इज़ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 है, जिसमें ये कहा जाता है कि स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे बनाया जा सकता है, यानी कि स्टेट को ये अधिकार दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब के लिए, तो उनको लगता है कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन लेना है और उसके लिए अगर वो स्पेशल प्रोविज़न बनाना चाहते हैं, तो वो बेशक यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के तहत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोविज़न जो है वो सब दोनों के लिए है। 27% जो रिजर्वेशन है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी होगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कि 2006-7 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन उस समय क्या था कि यहाँ पे मेडिकल और डेंटल जो कॉलेज कोर्स है ना, इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो एक मेजर प्रॉब्लम उस समय ये देखने को मिली थी। लेकिन इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या हुआ कि 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके तहत यहाँ पे 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दी गई, और फिर इस चीज़ को एक्सटेंड किया गया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और इसके लिए आर्टिकल कौन सी थी? तो 15 सब क्लॉज 6। ठीक है, तो 15 सब क्लॉज 6 जिसमें कि आपका 10% रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया गया, और वही अगर आपको आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में देखोगे तो वही है कि 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जॉब में दिया गया। तो यहाँ पे कुछ खास मेजर डिफरेंस है नहीं, ये आपका जो स्लाइटली डिफरेंस है इसको याद रखिएगा। और जितने भी यहाँ पे आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 और 16 के सब क्लॉज अप टू द क्लॉज 6 हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या था
कि रिजर्वेशन अगर हम लोग देखें जो कि ओबीसी का लोकल बॉडी पोल में है, तो सेंटर को यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि एक रिव्यू पिटीशन वो यहाँ पे फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इसके थ्रू उनको उनमें ये कहेंगे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी होगी ओबीसी को, वो भी लोकल बॉडीज़ में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, फॉर टाइम बिंग, जब तक यहाँ पे स्टेट जो है वो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया से गुजर रहा है तब तक। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये डिसाइड कर दिया गया था कि हाँ, जो 27% का रिजर्वेशन दी जा रही है ओबीसी का, वो भी लोकल बॉडीज़ का, तो ये चीज़ स्ट्राइक डाउन करना है, क्योंकि स्ट्राइक डाउन करने के लिए ये आपका 2 ही राज्य में के लिए रेडी थे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवर में 27% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ को दी जा रही थी। बट क्या हुआ आगे चल के कि कृष्णा मूर्ति जजमेंट आया, जिसमें कि ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये एक बैरियर है, और ये एक सेम कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए, जैसे कि बैरियर्स है जिसमें कि आपका एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए लिमिट कर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए लिमिट कर दिया गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे लोग के अंदर टैलेंट है, अगर लोग पढ़ना चाहते हैं तो बेशक है कि उनको पढ़ने दें। अगर नीचे तबके के लोग आ रहे हैं, वीकर सेक्शन के लोग आ रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन की तो ज़रूरत है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कृष्णा मूर्ति जजमेंट में कही गई थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में यहाँ पे बैरियर जो है ना, उसको यहाँ पे हम लोग को कम करना होगा, और कम से कम हम लोग को ये तो कम करना होगा कि जो लोग यहाँ पे एजुकेशन में या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको पूरी तरीके से एक्सेस मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे पहले मैं कही थी कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया है, तो ये ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया कहने का क्या मतलब है? एक्चुअली यहाँ पे एक डेडिकेटेड कमीशन को सेटअप करना है, जिसमें कि एक आप देखो कि रिगरस जो इंक्वायरी है वो हो सके कि क्या नेचर है, इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है बैकवर्डनेस का, और लोकल बॉडीज़ को लेते हुए जो भी राज्यों के अंदर है स्पेसिफाई करना है कुछ प्रोविज़न जो कि रिजर्वेशन को लेकर है। और रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे एग्रीगेट नहीं करना चाहिए। जो 50% का सीट रिजर्व किया गया है इन द फेवर ऑफ SC ST और OBC का, इससे ज़्यादा यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें भी देखी जाती है ट्रिपल टेस्ट में। तो ये पूरी बात रही हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन जो कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में है, रिजर्वेशन जो कि हमारा लोकल बॉडीज़ में है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक एक पॉइंट हमारा यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको देखिएगा। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, सारी बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि केशवानंदन भारती जो है, जिनकी लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे दी गई थी, और ये जो है अभी पास्ट अवे हो गए, तो इसलिए हमें केशवानंदन भारती केस के बारे में डिटेल पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही। UPSC प्रीलिम्स में भी आप देखते हो पूछे जाते ही है। तो केशवानंदन भारती जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारे संविधान का। तो चलिए, अच्छी बात है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1963 का, इसी के तहत यहाँ पे आप देखो कि ये केस डील कर रही थी। एक पिटीशन था जो कि केरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था, और यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा था कि कंपलसरी रखा है उन्होंने कि लैंड को एक्वायर करना है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है ज़मीनों को जब्त कर रही थी, जिसे सरकारी ज़मीन हम लोग कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे केरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये आपका केस जो है फाइल किया गया था। तो ये जो केस है ये आपका 13 बेंचेस ऑफ जजेस के द्वारा यहाँ पे आपका सुना गया। अब तक का आप देखो कि ये लार्जेस्ट फॉर्म्ड है, यानी कि ये जो केशवानंदन भारती केस है, इसको इसलिए भी हम लोग स्पेशल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जजेस 13 थे। जैसे कि हियरिंग प्रोसीड हुआ तो जो स्कोप था केस का वो और ज़्यादा एक्सटेंड होते गया, और इसमें बहुत सारी जो बातें थी उसको भी कंसीडर किया गया 1 by 1 करके। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, पहले से जितनी भी केसेस थी, जैसे कि आप देखो कि प्रियम्बल को लेके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केसेस है कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। उसके अलावा आप देखो कि अमेंडमेंट को लेकर भी था, फिर फंडामेंटल राइट आया, DPSP आया, तो इसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्शन था कि किसे यहाँ पे सुपीरियर माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए जितने भी मुद्दे थे वो हमारा केशवानंदन भारती केस में बात किया गया। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले कि गोलकनाथ जो केस है इनकी इंटरप्रिटेशन भी देखी गई। फिर आर्टिकल 368 है जिसमें कि हम लोग संविधान को यहाँ पे अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो किस किस प्रोविज़न में होगी, कैसे कैसे होगी, इसके बारे में बात की गई है। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी देखने को मिला कि जो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, इसके बारे में क्या बातें की जा रही है ये भी यहाँ पे एड्रेस किया गया। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर की कौन कौन सी एलिमेंट्स है, कौन कौन सी फीचर्स है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ऑब्वियस है कि इंडिया जो है हमारा सॉवरेन कंट्री है।
साथ ही एसेंशियल फीचर्स है जिसमें कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए, जितने भी सिटीजन हमारे देश में रहते हैं उनको एक तरीके का फ्रीडम मिलते रहे। मैंडेट है कि एक वेलफेयर स्टेट हमें बनानी है, ऐसी राज्य बनानी है जिसमें कि हर एक लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो, हर एक लोगों की यहाँ पे हित में काम किया जाना चाहिए। साथ ही हमारे देश में आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो भी काम हमारे देश में होती है वो संविधान के अकॉर्डिंग होती है। संविधान के अगेंस्ट में अगर कुछ भी हो रहा है तो आप देखते हो कि कितने सारे यहाँ पे आपके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह है। तो ये बातें, साथ ही यहाँ पे रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो रिपब्लिकन भी है या और यहाँ पे डेमोक्रेटिक भी है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जनता की यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों की यहाँ पे बात की जाती है और लोगों के बारे में यहाँ पे लोग जो है अपने वोट देकर सरकार को चुनते हैं। साथ ही सेकुलर है और फेडरल कैरेक्टर भी है हमारे संविधान का। सेकुलर है कहने का मतलब है कि स्टेट जो है किसी भी धर्म जाति को यहाँ पे प्रमोट नहीं करती है, एवरी रिलीजन कास्ट इज़ इक्वल। ओके, साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे देश में आप देखो 3 बॉडी है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो इनके बीच में जो पावर है उसको भी बेशक यहाँ पे सेपरेट किया गया है। साथ ही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है। हमारे देश में कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी बात किया जा रहा है तो उसके पीछे हम लोग देखेंगे कि हमारे देश जो है वो यूनाइट होकर रहे। जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बनाकर चल जाए, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है कि जुडिशरी भी जो है कानून को देख सकती है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। साथ ही हार्मनी और बैलेंस बना कर रखना है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में है एंड DPSP जो हमारे पार्ट 4 में है, तो यहाँ पे इसके बीच में एक हार्मनी होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पे। साथ ही रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ में आपका देखने को मिलेगा कि ये कहा जाता है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, कानून के ऊपर कोई नहीं है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मानते हैं। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, कम्स अंडर आर्टिकल 14, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि हर एक लोग जो है कानून के सामने समान है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। ऑब्वियस है कि हमारे देश में इलेक्शन भी आप लोग देखते हो कि फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने की बात की जाती है। एंड आर्टिकल 324 है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। साथ ही इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है, ये भी हमारे देश में एक बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चलता है, ना ही एग्जीक्यूटिव का ना ही लेजिस्लेटिव का। साथ ही पार्लियामेंट को भी एक लिमिटेड पावर है कि वो संविधान को हमारे अमेंड कर सके। अगर जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पे लिमिटेड पावर नहीं होती तो कल को तो पार्लियामेंट जो है हर एक तरीके से यहाँ पे संविधान को अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अमेंड किया जा सकता था, बट इसलिए यहाँ पे लिमिटेड पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। साथ ही इफेक्टिव एक्सेस है कि जस्टिस को, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, जिसके तहत आप देखो कि हमारे देश में बहुत तरीके के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ पे आपके नीचे तकते के जो फैमिली कोर्ट वगैरह है ये भी आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल्स है जो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट में है। तो हमारे देश में आप देखो कि टोटल 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 थे बट राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है अंडर द फंडामेंटल राइट, फिर इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत रखा गया है। पावर है सुप्रीम कोर्ट का जो कि आर्टिकल 32 के तहत है, रिट जारी करने का पावर है। आर्टिकल 136 है, 141 है, 142 है कि यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। साथ ही कुछ ऐसे पावर भी है जिसमें कि वो आर्टिकल 142 है जिसमें कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए भी पावर दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। साथ ही हाई कोर्ट की भी पावर है आर्टिकल 226 के तहत जो कि रिट इशू करने का है, और हाई कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है वो यहाँ पे वाइडन है एज़ कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है। सो दीज आर द पॉइंट जो कि एक मेजर चंक है हमारे संविधान का, जिसे हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के तहत देख रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो कहाँ से निकल कर आए इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले 1951 का जो संकारी प्रसाद केस है ये 1950 का केस है। ओके, यहाँ पे मैं स्प्रिंट थोड़ा 1965 का ये सज्जन सिंह केस है जिसमें कि पार्लियामेंट के द्वारा ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स का जो है अंडर आर्टिकल 368 जिसके तहत कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। फिर ऐसा लगा कि नहीं ऐसे कैसे है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो टाइम टू टाइम हमारा जो है चेंज होते रहेगा, फिर लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो आगे चल के 1967 में कोलकनाथ केस निकल कर आया और फिर इसमें कहा गया कि नहीं आर्टिकल 368 जो है इसमें ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को पूरी तरीके से पावर है कि आप फंडामेंटल राइट को यहाँ पे अमेंड करके रख दो। तो फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा नहीं अमेंड किया जाएगा, ये इस चीज़ों को स्टैंड लिया गया गोलकनाथ के केस के द्वारा। फिर यहाँ पे आगे चल के 1971 में क्या हुआ कि 2 अमेंडमेंट हुए, एक 24th अमेंडमेंट हुआ, एक 25th अमेंडमेंट हुआ। 24th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो यहाँ पे आपका आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं है, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 13 है जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू कहा गया है तो उसके तहत ये कानून नहीं है, तो पार्लियामेंट को हक देना चाहिए कि हाँ फंडामेंटल राइट को आप यहाँ पे अमेंड कर दो। वहीं पे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2 सेक्शन लाए गए, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 2 में कहा गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कर्टेल कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हर कोई प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे लड़ाई होती है, तो हर किसी का फंडामेंटल राइट है तो हर किसी के लिए लड़ाई होगी, फिर उससे केसेस बहुत ज़्यादा निकल कर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेटर है कि इसको फंडामेंटल राइट से हटाओ, लीगल राइट दो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दो। सेक्शन 3 में है कि प्रेसिडेंस होना चाहिए डीपीएसपी का ओवर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है, अगर आप समझो कि दोनों में से किसी का वायलेशन हो रहा है, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट का, तो जो प्रेसिडेंसेस देना है वो डीपीएसपी को देना है, ऐसा सेक्शन 3 में कहा गया। फिर आगे चल के यहाँ पे आप देखो 1972 में नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसे हम लोग 29 कहेंगे। इसमें क्या था कि यहाँ पे 2 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो है हमारे 9th शेड्यूल में ऐड किया गया। अब आपको ये जवाब देना है कि टोटल हमारे जब ओरिजिनल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे तो उस समय टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने थे और 9th शेड्यूल किस टॉपिक पे बात करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट ईयर 1973 में केशवानंदन भारती केस यहाँ पे निकल कर आया। केशवानंदन जी जाग गए और फिर वो जो है लाइन से यहाँ पे बहुत सारे केसेस थे उनकी यहाँ पे जजमेंट को लेकर आए। अब उनका कहना तो यही था कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से कोई नहीं अमेंड कर सकता, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आउटकम्स देखते हैं केशवानंदन भारती केस का क्या था। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसको यहाँ पे अपहेल्ड करना है। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न जो संविधान का है, चाहे वो फंडामेंटल ही राइट्स का कोई भी प्रोविज़न क्यों ना हो, उसके कुछ प्रोविज़न या सारे प्रोविज़न को अमेंड कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन है कि अमेंडमेंट जो है ना वो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो फंडामेंटल फीचर्स है हमारे संविधान का उसको अल्टर ना करे। फंडामेंटल फीचर्स कहने का भी मतलब है कि भाई साहब जो हमारे संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना उसके साथ कोई भी तरीके का छिड़खानी नहीं होना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है। इट मीन्स कि ये आप लोग ऐसे समझो कि केशवानंदन भारती केस में सीधे मुंह जवाब नहीं दिया गया, ये उल्टे मुंह जवाब दिया गया। ऐसा वो कह सकते थे कि नहीं कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, किसी भी प्रोविज़न को नहीं करनी फंडामेंटल राइट को, बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने घुमा फिरा के कहा कि नहीं यहाँ पे पार्लियामेंट के पास अधिकार तो है, चलो पार्लियामेंट को अधिकार तो दे दिया कि वो यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर के तहत क्या आएगा ये भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन करेगी। तो ये बातें हो गई। साथ ही करेक्टेड जजमेंट हुआ है गोलकनाथ केस का। जो गोलकनाथ केस गोलकनाथ यहाँ पे अचानक से जाग गए और इनका ये मानना था कि नहीं पार्लियामेंट को पूरा अधिकार नहीं देना है कि वो यहाँ पे अमेंड करे और फंडामेंटल राइट को तो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता। तो फिर यहाँ पे जो जजमेंट थी उसको करेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है जिसमें कि दोनों है, पावर है, प्रोसीजर है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो जो अमेंडिंग पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट का वो दोनों डिफरेंट है। यानी कि अगर संविधान को अमेंड करना है तो डैट इज़ डिफरेंट, और अगर लेजिस्लेटिव पावर है कि कैसे कानून बनानी है तो बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो ये चीज़ें करेक्ट की गई गोलकनाथ केस का। फिर अदर जजमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील किया गया कि 25 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और 29 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कुछ पार्ट को छोड़कर, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है, साथ ही यहाँ पे ऐसा भी कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। पहले इस टॉपिक पर चर्चा हो रही थी कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, बट फाइनली केशवानंदन भारती केस से तो यही पता चला कि हाँ प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि प्रियम्बल को अब तक एक ही बार अमेंड किया गया, राइट? कब किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, और उसमें से 3 वर्ड्स ऐड किए गए। तो वो 3 वर्ड्स क्या है वो आपको बतानी है उसकी मीनिंग के साथ। फाइन, तो ये कुछ क्वेश्चन है, थोड़ी मैं यहाँ पे मेहनत करूँ, थोड़ा आप लोग मेहनत कर लो, थोड़ा सा रिवीजन आपकी हो जाएगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आंसर मत, ऐसा नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ तो आप लोग आंसर नहीं दो। आंसर नहीं दोगे तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है। थोड़ी से आप लोग अपनी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाओगे तभी एक हेल्दी डिस्कशन हो पाता है। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। इसी तरीके से आपकी जो यहाँ पे जनवरी मंथ की भी जो कुछ आर्टिकल बची हुई है उसे भी मैं कंप्लीट कर दूँगी, और धीरे धीरे PT 365 का इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी लेसन्स हम लोग देखते रहेंगे। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। तो ये रिवीजन पॉइंट हमारा स्टार्ट हो गया है। टाइम टू टाइम आपको रिवीजन की भी लेसन मिलते रहेगी, बट हाँ जो मंथली मैगजीन है उसकी रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फाइन, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और भी हमारे साथ PT 365 सारे सब्जेक्ट के हम लोग डील करेंगे, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, इकॉनमी। तो इन सबको देखने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और कल इसी के साथ हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।